शशि रंजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जगत का एक जाना माना चेहरा है। आपने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक फ्रीलांस पत्रकार के रूप में की। आप नियमित रूप से हिंदुस्तान समाचार पत्र में पढ़ाई के दौरान ही कॉलम लिखते रहे। देश का प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान IIMC के रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता कोर्स के पहले बैच के छात्र रह चुके शशि रंजन ने देश के कई जाने माने न्यूज चैनलों में विभिन्न पदों पर कार्य किया और अपने अनुभव और प्रतिभा से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक नया आयाम दिया। आज आपकी गिनती देश के गिने चुने टीवी पत्रकारों में होती है। बिहार विधानसभा का चुनावी सफर अंतिम दौर में है। सभी राजनीतिक पार्टियों के दावों के बावजूद इस बार का चुनाव नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाक की लड़ाई बन चुका है। ऐसे में अगर बिहार की जनता की बात करें तो इस बार के चुनाव में उनकी जिज्ञासा भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अब देखना होगा कि सीमांचल के लोग किस पार्टी को तरजीह देते हैं। इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार पर पैनी नजर रखने वाले और वरिष्ठ पत्रकार शशि रंजन जी। सर, दृष्टिकोण प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मेरा पहला सवाल, आखिरी चरण का जो मतदान है उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं इतनी गंभीर क्यों हैं? सभी राजनीतिक दल जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। देखिए, ये 5th फेज यानी आखिरी चरण का ये मतदान होगा और हालांकि सब लोग जोर लगा रहे हैं, लेकिन एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। कुल मिलाकर के जो बिहार की तस्वीर है वो पहले 3 चरण में ही साफ हो चुकी है। एग्जिट पोल करने वाले लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट है, आप एग्जिट पोल की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए शायद जो बिहार का भविष्य है, ऊंट किस करवट बैठने वाला, जो जर्नलिस्टिक भाषा में कहते हैं, वो तय हो चुका है। लेकिन ये आखिरी फेज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, शुरुआती दौर में इंपॉर्टेंट रहा, शायद अब उतना नहीं है। उसकी कई वजह हैं। एक तो ये सीमांचल का इलाका, कई ऐसे इलाके हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं। यहाँ पर हैदराबाद से ओवैसी साहब आते हैं, कई तरह की बातें की जा रही है। बीजेपी पक्ष का कहना है कि ओवैसी से उनकी वो निकटता नहीं है, जबकि उनके जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि ओवैसी को प्लांट किया गया है। बहरहाल जो भी हो, ओवैसी वहां पर लड़ रहे हैं, यानी कि मुस्लिम वोट में डिवीजन। दूसरी तरफ पप्पू यादव हैं, जो आप मधेपुरा के इलाके में चले जाइए या फिर सहरसा का कुछ इलाका है या और भी इलाके हैं उस इलाके में जहां पर यादवों का भी दबदबा है। मधेपुरा एक ऐसा इलाका है, आपको याद होगा शायद, जब लालू यादव और शरद यादव एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, नारा लगा था कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, वो स्थिति है। तो पप्पू यादव का वर्चस्व उस इलाके में है। तो 2 ऐसे फैक्टर हैं जहां पे ये कहा जा रहा था कि ओवैसी और पप्पू यादव दोनों से महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। इसलिए इस पूरे इलाके पर सबकी बड़ी पैनी नजर है। अब तक अगर देखा जाए तो जो ज्यादातर मतदाता हैं या तो वो NDA की तरफ थे या फिर महागठबंधन की तरफ, किसी तीसरी पार्टी का कोई खास तौर पर नाम नहीं रहा है इस बार के विधानसभा के चुनाव में। लेकिन ओवैसी की भी पार्टी है, तो आपके लिहाज से ओवैसी की पार्टी का कितना प्रभाव होगा सीमांचल में? देखिए, ओवैसी एज अ पर्सन, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी पकड़ है अपनी जमात पे, पप्पू यादव की भी पकड़ है अपनी जमात पे। लेकिन जरा बिहार के पहले एक बार दिल्ली की जो परिस्थितियां बनी थी, जरा उस पर गौर कर लीजिए। मोदी के उदय के बाद मोदी इसमें कोई शक नहीं है और इसमें कोई दो मत नहीं है, जो उनके घोर विरोधी हैं वो भी इस बात को मानेंगे कि इंदिरा गांधी के बाद अगर हिंदुस्तान में कोई बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर हुआ जिसका दबदबा है, न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेशों में भी दबदबा है, तो इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई इतना धाकड़ प्रधानमंत्री हुआ तो वो नरेंद्र मोदी हुए। नरेंद्र मोदी के उदय के बाद न्यूटन्स की एक बहुत पुरानी थ्योरी है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मोदी के उदय के बाद ये जनता परिवार का बनना और ये तमाम चीजें हुई। लेकिन जरा मैं बिहार की बात करने के पहले एक एग्जाम्पल दिल्ली का भी देख लीजिए। अभी हिंदुस्तान में हालात ये हैं कि प्रो मोदी या फिर एंटी मोदी, कि या तो आप इस पार हैं या फिर उस पार हैं, यानी मोदी के साथ हैं या मोदी के खिलाफ हैं। और केजरीवाल और मोदी ये लड़ाई हुई, कुछ वैसी ही लड़ाई इस बार बिहार में भी बन गई है। या तो आप इस तरफ हैं या फिर उस तरफ हैं, तीसरे के लिए कोई जगह नहीं बची। और जब 8 को रिजल्ट्स आएंगे तो मेरा जो
मेरी जो स्टडी कहती है कि 2 कैंडिडेट के अलावा तीसरे कैंडिडेट 90% जगहों पर उनकी जमानत शायद जब्त हो जाए। सीमांचल की जो ज़्यादातर सीटें रही हैं अब तक, वो ज़्यादातर आरजेडी या फिर जेडीयू को मिलती रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर वोटों का बंटवारा होता है तो उसका सीधा फायदा एनडीए को होगा। आपकी क्या राय है? यकीनन इसमें कोई दो मत नहीं है, और यही तो रणनीति है, यही रणनीति रही है। ओबीसी का हाइप इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? ओबीसी बिहार की राजनीति करते नहीं हैं, वो हैदराबाद से हैं। हाँ, ये ठीक है कि नेशनल लेवल पर मुस्लिम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उनके आते रहे हैं। पप्पू यादव उसी इलाके के हैं, वो उनकी पत्नी दोनों इलेक्शंस जीतती रही हैं, हारती रही हैं, कभी इस पार्टी से कभी उस पार्टी से। तो जो पप्पू यादव और थर्ड फ्रंट और ओबीसी की बात की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है कि देखिए उस पूरे इलाके में आप कटिहार चले जाइए, किशनगंज एक ऐसा इलाका है जो सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेटेड है मुस्लिम वोटर्स के मायने में। और अगर आप हिंदुस्तान का नक्शा देखें तो जब आप पूर्णिया से आगे निकलती हैं और उसके बाद किशनगंज पहुंचे, बीच में आप बंगाल होके गुजरती हैं, किशनगंज के पास का वो इलाका है जिसको चिकन नेक एरिया कहते हैं। इस तरफ दूसरा देश है, इस तरफ दूसरा देश है, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ उधर वो देश हो जाता है, और बहुत कम चौड़ाई है हिंदुस्तान की, और वो कनेक्टिंग एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। वो इलाका मुस्लिम डोमिनेटेड है, कोई ये सीमांचल बिहार से अलग इलाका नहीं है। और जो पूरे देश का मूड है या फिर जो पूरे बिहार का मूड है उससे अलग नहीं होगा। और अगर लड़ाई नीतीश वर्सेस मोदी या मोदी वर्सेस नीतीश है तो ऐसा नहीं होगा कि सीमांचल में वहां के वोटर्स किसी अलग मूड पे जाते हैं। लेट्स सी 8 को। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। प्रियंका गांधी ने कहा, एक स्टेटमेंट दिया था कि नरेंद्र मोदी नीच राजनीति छोड़ दें। अगले दिन नरेंद्र मोदी ने उसका इतना बड़ा इशू क्रिएट किया कि प्रियंका गांधी ने मुझे नीच कह दिया, नीच कह दिया, नीच कह दिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के बाकी इलाकों के मुकाबले सीमांचल काफी पिछड़ा है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, तमाम तरीके की परेशानियां हैं। एनडीए हो, महागठबंधन हो या फिर ओवैसी की पार्टी, ये लोग विकास की बात ना करके कहा जा रहा है कि अलग तरीके से जो अल्पसंख्यक वोट हैं उनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये पूरे हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स में होता है, और बिहार और यूपी, मैं डे वन से ये कह रहा हूँ कि सब लोग ये कहते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, शायद मैं बोलूं तो बड़ा कंट्रोवर्सी भी हो। सब लोग डेवलपमेंट की बात नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं, बिहार के पैकेज की भी बात हुई। अल्टीमेटली हुआ क्या? थर्ड फेज के पहले मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट आ गया। हालांकि उनके कहने का कॉन्टेक्स्ट कुछ और रहा होगा, लेकिन लालू यादव ने उसको इस तरीके से उसको भुना दिया कि जैसे जो बीजेपी या एनडीए है वो आरक्षण के विरोधी है। ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जिन लोगों ने मोदी से जो कुछ सीखा है अब उन पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अमेठी में प्रियंका गांधी ने कहा, एक स्टेटमेंट दिया था कि नरेंद्र मोदी नीच राजनीति छोड़ दें। अगले दिन नरेंद्र मोदी ने उसका इतना बड़ा इशू क्रिएट किया कि प्रियंका गांधी ने मुझे नीच कह दिया, नीच कह दिया, नीच कह दिया। वो इतना बड़ा बवाल बना पूरे मीडिया में और तमाम तरह की चीजें। और ये कहते कहते मोदी ये साबित कर दिया उन्होंने कि वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। और आपको यूपी में जो लोकसभा चुनाव के दरमियान जो रिजल्ट आया, शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी उसकी उम्मीद नहीं की थी। नीतीश कुमार को ये लगता था कि नरेंद्र मोदी अगर आ गए तो जो उनका मुस्लिम वाला वोट बैंक है वो घिसक जाएगा। फिर वही सब कुछ होता रहा। अब ये मुस्लिम का वोट बैंक, तो ये बैंक, तो वो बैंक, ये सिर्फ डेवलपमेंट कहने की बात है। हर पॉलिटिकल पार्टी डेवलपमेंट का सिर्फ हाथी का वो दांत जो दिखाने का है, खाने के लिए कुछ और होता है। वो तमाम जातीय समीकरण और जो इलेक्शंस में हथकंडे अपनाए जाते हैं, वो सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। डेवलपमेंट सिर्फ भाषण के लिए है, उसके आगे कुछ नहीं। हाल ही में नीतीश कुमार का एक वीडियो, तथाकथित वीडियो सामने आया जो कहा जा रहा है कि 2014 का है। इस मुद्दे को लेकर एनडीए और महागठबंधन में काफी नोकझोंक हुआ। आपको क्या लगता है कि जो ये पार्टियां हैं कहीं ना कहीं के विकास के मुद्दे से भटक तो नहीं गई हैं? सब भटक गई हैं। मैं तो कह रहा हूं ना
मैं कह रहा हूं कि भाषण में, अब तो छोड़ दीजिए, भाषण में भी तो अब आप शुरू वाले दौर को छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए नीतीश कुमार भी अपना देते थे क्या एजेंडा, कुछ बिहार का ये डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट, नरेंद्र मोदी भी बिहार के पैकेज की बात कर रहे थे। जैसे जैसे पोलिंग नजदीक आई और पहला फेज दूसरा फेज ये जैसे जैसे होने लगा, जरा मुझे बता दीजिए, ये सिर्फ इश्तिहार है, अब तो इश्तिहार भी कॉमनल लाइन पे आने लगे, इश्तिहार भी रिजर्वेशन पे आने लगे, इश्तिहार भी किसका कहां फायदा नुकसान होगा, अब तो उस पे लोग उतर गए, वो डेवलपमेंट गॉन हो गया। ये सिर्फ कहने की बात है। ये चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव की तो चलिए बात ही नहीं करते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे दुनिया या हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी हो, डेवलपमेंट जिस दिन कोर इश्यू हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान लगातार भाषा का स्तर गिरता गया, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, आप इसे कैसे देखते हैं? ये एक एग्रेशन है और पॉलिटिक्स में पिछले 2 दशक में कह लीजिए ये गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। एक चलन हो गया है नेगेटिव पॉलिटिक्स। हम अगर आप सत्ता में हैं तो हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपने क्या नहीं किया, एक नेगेटिव थॉट। हालांकि कहने को सभी लोग कहते हैं कि हम पॉजिटिव कैंपेन कर रहे हैं, वस्तुतः हर आदमी दूसरे आदमी की शिकायत करता है या उसकी कमियां गिनवाता है। और शायद वो इसलिए भी है कि हिंदुस्तान में जो वोटर्स हैं अभी इतने शायद जागरूक नहीं हुए हैं कि वो उनका एजेंडा देखें। आपके हिसाब से बीफ पॉलिटिक्स का बिहार चुनाव में कितना असर पड़ा होगा? बीफ पॉलिटिक्स का बिहार, एक देखिए एक ऐसा स्टेट है बिहार और यूपी जो राजनीतिक तौर पे बहुत ही जागरूक स्टेट है। आप ताज्जुब करेंगे कि आप रिमोट एरियाज में भी अगर आप चली जाएं तो वहां पर लोग एक जमाने में रेडियो पर बीबीसी न्यूज सुना करते थे, तो वो लेवल ऑफ अवेयरनेस है। इसलिए चाहे वो बीफ पॉलिटिक्स हो या फिर हरियाणा में दलितों को जलाए जाने का जो अत्याचार हुआ या जो जलाए गए जो घटना घटी दुखद घटना, चाहे वो उसका मसला हो या दादरी का मसला हो, इसका इम्पैक्ट 100% इस इलाके में पड़ेगा। और बीफ पॉलिटिक्स का सबसे ज़्यादा असर कहीं देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा सीमांचल में। और अगर ओवैसी फेल होते हैं तो उसमें बीफ पॉलिटिक्स भी एक अहम रोल अदा करेगा। अभी एक रीसेंट घटना दिल्ली में घट गई कुछ दिन पहले, जहां पर केरला भवन में दिल्ली पुलिस के लोग चले गए। केरला के चीफ मिनिस्टर बहुत रिएक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर। अरविंद केजरीवाल को तो मौका चाहिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ हल्ला बोलने का, वो उसमें शामिल हो गए। अब ये तमाम खबरें ये नेशनल चैनल्स पर, नेशनल मीडिया में ये कवर होती हैं। और बिहार एक वो स्टेट, मैंने कहा, जो पॉलिटिकली बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ही एक्टिव है। आप किसी भी चौराहे पे खड़े होकर के पॉलिटिक्स के बारे में बात कर लीजिए, अपने गांव से लेकर के अमेरिका के बराक ओबामा तक लोग वहां पर आपसे डिबेट कर लेंगे, बात कर लेंगे। इसलिए अगर स्थितियां ऐसी हैं तो बीफ पॉलिटिक्स के बारे में पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वहां के लोगों को नहीं पता होगा, ऐसा संभव नहीं है। और अगर पता होगा तो उसका असर होगा। मिलते हैं एक और छोटे से ब्रेक के बाद। सब कुछ है बिहार में, एक चीज की कमी है, वह है पॉलिटिकल विल पावर, प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एनडीए गठबंधन हर जगह मोदी जी का नाम आगे कर देती है, वहीं दूसरी ओर अगर महागठबंधन की बात करें तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार की छवि काफ़ी अच्छी कही जाती है, वहीं दूसरी ओर लालू यादव की छवि उतनी ही खराब मानते हैं लोग बिहार के। बिहार चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा? आप देख लीजिए, एनडीए का जो भी कैंपेन हो रहा है, नीतीश की जो कमज़ोर नस हैं वो लालू यादव हैं, लेकिन सबसे मजबूत पहलू भी अगर कोई है तो वह लालू यादव है। ये कड़वी सच्चाई है। अगर नीतीश अलग लड़ते, लालू अलग लड़ते, कांग्रेस अगर अलग लड़ती और बीजेपी यानी एनडीए अलग लड़ती, तो यकीनन ये 4 हिस्से में बटी हुई फाइट, अगर कांग्रेस को मान लीजिए उनका जनाधार बहुत घसक गया है तो उसको अगर हटा भी दें तो लालू, नीतीश और बीजेपी यानी एनडीए, ये ट्रायंगुलर फाइट
बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में एक चीज बहुत समझना बहुत आवश्यक है। बीजेपी हारती वही है जहां 1-to-1 फाइट हो, जहां बाइपोलर फाइट हो, फाइट बिटवीन ए एंड बी हो। जहां भी ट्रायंगुलर फाइट होगा बीजेपी वहां जीतती है। आप हरियाणा का केस देख लीजिए, आप महाराष्ट्र का केस देख लीजिए और आप दिल्ली देख लीजिए। जो हमारी समझ है, अगर जिन जिन इलाकों में ट्रायंगुलर फाइट की स्थिति होगी बिहार में, वहां बीजेपी को बढ़त मिलेगी। जहां पर 1-to-1 की स्थिति हो जाएगी वहां पर बीजेपी को नुकसान होगा। चूंकि एंटी बीजेपी या एंटी मोदी, जैसे मैंने कहा कि न्यूटन्स की थ्योरी है, बहुत पुरानी थ्योरी है, पता नहीं कब कह के गए और आज तक वो सही है। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मोदी के खिलाफ जितने वोट बैंक हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। जहां 1-to-1 होगा वहां बीजेपी को नुकसान होगा, जहां ट्रायंगुलर स्थिति होगी वहां बीजेपी को फायदा होगा। और जो सवाल आपका था कि सीमांचल में ओवैसी, पप्पू यादव, ये थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, फिफ्थ फ्रंट, ये वही आधार है। अगर बीजेपी उसको ट्रायंगुलर फाइट में कन्वर्ट कर पाती है इनके सहारे तो बीजेपी को बढ़त होगी, अगर नहीं कर पाई तो फिर बीजेपी को नुकसान होगा। और जब रिजल्ट आएंगे तो पूरे बिहार में यही आपको चारों तरफ ऐसा ही देखने को मिलेगा। टिकट बंटवारे के समय सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप परिवारवाद को लेकर लगाती रही, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, रामविलास पासवान हो या फिर लालू यादव। लेकिन टिकट बंटवारे के बाद कहीं ना कहीं ये मुद्दा खत्म हो गया, क्योंकि देखने में आया कि कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट हो गई। आपको क्या लगता है कि जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश है? जनता मूर्ख नहीं बनती है ममता, वो बहुत होशियार है, हमसे भी ज़्यादा होशियार है और आपसे भी ज़्यादा होशियार है और इन पॉलिटिशियन से तो बहुत ज़्यादा होशियार है। आप एक पार्टी बता दीजिए बिहार में जो चुनाव लड़ रही है जहां वंशवाद नहीं है। रामविलास पासवान इतना बोलते हैं वंशवाद पे, पूरे के पूरे खानदान में मुझे लगता है कि 2-4 ही बेरोजगार होंगे जो पॉलिटिक्स में नहीं आए होंगे। दूर दराज के रिलेटिव भी पॉलिटिक्स में, जीते हारे वो अलग अलग मसला है। अब अपने बेटे को भी आगे कर दिया है। लालू यादव की कहानी सबको पता है, वो अपनी पत्नी को बना करके गए। नीतीश कुमार के बारे में सिर्फ एक ये कहा जा सकता है कि शायद वंशवाद का आरोप उन पर नहीं लगा, बहुत लोग तो उनके बेटे को भी नहीं पहचानते हैं। नरेंद्र मोदी पे भी एक है, वो भी कोई वंशवाद वाली स्थिति नहीं है और वो पॉलिटिक्स में है, लेकिन उनके जितने भाई हैं या दूसरे लोग हैं उनका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एकदम नहीं है। लेकिन बीजेपी में स्थानीय नेता बहुत सारे लोग हैं, सीपी ठाकुर है, उनके बेटे को टिकट, अभी बहुत हंगामा हुआ जब कैलाशपति मिश्र की बहू को टिकट नहीं दिया गया, इसका टिकट कट गया, उसका नहीं मिला, अश्विनी चौबे ने बेटे को टिकट दिला दिया, वहां के लोगों में नाराजगी हो गई। लालू यादव के खेमे में भी दोनों बेटे को एक साथ चुनाव लड़वा रहे हैं। मतलब ये सब लोग कहते हैं, लेकिन ये कहने के मुझे कई बार ये बड़ी हंसी आती है कि कहने के पहले क्या ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये अपने घर में नहीं देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं? मतलब ये कब तक चलेगा कि वोटर्स को या पब्लिक को आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें? अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार को लालू यादव सही तरीके से सरकार चलाने देंगे? इससे ही जुड़ा हुआ एक और सवाल है, अगर एनडीए सत्ता में आती है, जिस तरीके से मतभेद टिकट बंटवारे के समय देखा गया, यहाँ तक कि अभी तक सीएम पद का कोई उम्मीदवार नाम भी घोषित नहीं हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों ही पार्टियां अगर सत्ता में आती हैं तो ठीक से सरकार चला पाएंगी? किसको कितने नंबर्स आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बहुत सारी चीजें महत्वपूर्ण होंगी। अगर नीतीश कुमार का गठबंधन अगर जीत जाता है तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ मेरे जो इनसाइडर सोर्सेज हैं, मित्र जिनको मैं कहता हूँ गुप्तचर मित्र मंडली, उनके साथ जब बैठता हूँ नीतीश कैंप के जो लोग हैं तो वो ये कहते हैं कि नीतीश कैंप कांग्रेस के ऊपर बहुत मेहनत कर रही है। 40 सीटें हैं और नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो 30-35 कम से कम जीत करके आ जाए। मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर क्यों? अगर नीतीश कुमार को ये लगता है कि उस 100 में से अगर 70, 75, 80 जीत जाते हैं और अगर कांग्रेस 30-35 जीत जाती है तो जो जादुई आंकड़ा है वो 122 का बिहार में बनता है। 122-23 चाहिए आपको, तो वो उसके बहुत करीब होंगे। लालू यादव कैंप के लोग सोचते हैं कि अगर उनके नंबर्स जेडीयू से ज़्यादा हुए तो अभी नहीं तो बाद में भी सही वो खेल किया जा सकता है।
बीजेपी की अब ये जब नंबर्स आएंगे उसके बाद बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा। फिर देखिए, अभी तुरंत में तो कुछ नहीं होगा, इसका रिजल्ट 1 साल के बाद दिखेगा। अभी तो वो जो बेइंतहा इश्क वाली का जो मसला है वो अभी हनीमून पीरियड चलेगा, उसका असर 1 साल के बाद दिखना शुरू होगा। अगर बीजेपी एनडीए में अगर बहुमत मिल जाए तो उसमें रामविलास पासवान हैं, उसमें उपेंद्र कुशवाहा हैं और उसमें सबसे बड़े द ग्रेट मांझी साहब हैं। अब ये बीजेपी के साथ या तो वर्चस्व स्वीकार कर ले, हालांकि टिकट बंटवारे में हो गया, ये कितना चलने देंगे और ये कब कौन किधर उठ करके चला जाएगा ये परिस्थितियां बताएंगे। इसलिए वो उस 122-23 के आसपास कौन कितना है, वो दूरी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आखिर में आपसे एक सवाल, बिहार को लेकर आपका अपना दृष्टिकोण क्या है? देखिए, बिहार वो स्टेट है जो डेवलपमेंट के मसले पर बहुत पीछे रहा है। आप दूसरे स्टेट में चले जाइए, गुजरात चले जाइए, आप कर्नाटका चले जाइए, पटना एक शहर है जिसका अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। नालंदा विश्वविद्यालय ओल्डेस्ट विश्वविद्यालय, आपके पास बोध गया है, राजगीर है, टूरिस्ट स्पॉट है। आप सिर्फ पटना की बात कर लीजिए, गंगा नदी आपके शहर से होकर गुजरती है, लेकिन उसको आज तक, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो लालू यादव रहे हो, चाहे वो नीतीश कुमार रहे हो, जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होती है वो देखने को नहीं मिला। ये ज़रूर है कि जब नीतीश कुमार आए तो सड़कें बनी, थोड़ा कुछ डेवलपमेंट हुआ, उनको ज़ीरो से शुरू करना था। अगर दूसरे राज्यों से तुलना करें तो बिहार बहुत पीछे है और आने वाली सरकारों के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि एट पार विथ अदर स्टेट्स बिहार को लाके खड़ा करें। सब कुछ है बिहार में, एक चीज़ की कमी है, वह है पॉलिटिकल विल पावर, प्लानिंग और उसका एजुकेशन। सर, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 नवंबर को आखिरी चरण का मतदान होना है, लेकिन अभी तक दुविधा की स्थिति बनी हुई है। कहा जा रहा है कि आखिरी चरण का मतदान ही यह तय करेगा कि बिहार का ताज किसके सिर पर सजेगा। फिलहाल ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए महुआ टीवी।